नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में हमने देखा था कि डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बात करी मुख्य गुहा की। मुख्य गुहा के बाद में हमने बात करी अमाशय वगैरह की। आज आज इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टमक से जो भोजन होता है वो आगे जाता है ग्रहणी में। किस में जाता है? ग्रहणी में या डिडेनम में जाता है। तो उसके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए सबसे पहले, डिडेनम या ग्रहणी। ग्रहणी, ठीक है। या इसको क्या कहेंगे? डिडेनम, ठीक है। अब इसके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भोजन अमाशय से ग्रहणी में जाता है तो इसमें दो रस आकर मिलते हैं। ग्रहणी में जब भोजन चला गया तो इसमें कितने रस आकर मिलेंगे? इसमें दो रस आकर मिलेंगे। कौन कौन से रस? पीत रस और अग्नाशय रस होते हैं। पीत रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल जूस। और अग्नाशय रस को बोलते हैं पैनक्रीज जूस। मिलकर इनमें जो भोजन होता है उनमें मिलते हैं। जो किसका कार्य करते हैं, क्या उनका काम होता है, भोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एसिडिक बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, क्या उनमें, कैसे उनमें डाइजेशन होता है, उन सब की हम अब चर्चा करते हैं। बेसिकली आप लोगों को याद इतना रखना है कि जब ग्रहणी में भोजन आ गया तो इसमें दो तरीके के जूस मिलेंगे। कौन कौन से? पीत रस हो गया और अग्नाशय रस हो गया। तो अब लिखिए, जब भोजन जब भोजन जब भोजन अमाशय या स्टमक से ग्रहणी में आता है, ग्रहणी में जाता है या आता है, कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को बेसिकली चीजें समझ में आनी चाहिए। तो दो रस तो रस आकर इसमें मिलते हैं। ठीक है, कितने रस इसमें मिलते हैं? दो रस इसमें मिलते हैं। कौन कौन से दो रस होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट होता है पीत रस। पीत रस, या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है। सेकंड होता है पेनक्रीज जूस या अग्नाशय रस, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रीज जूस। ठीक है। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में, बाइल जूस के बारे में और पेनक्रीज जूस या पीत अग्नाशय रस के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीत रस की या बाइल जूस की, और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे पॉइंट वाइज, इनको स्टडी करेंगे। फिर हम पेनक्रीज जूस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बात करें पीत रस की, तो पीत रस का फॉर्मेशन होता कहाँ है, बनता कहाँ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, देखो मैं पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ। सबसे पहले जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं पीत रस से रिलेटेड, वो मैं नोट डाउन करवा देता हूँ यहाँ पे। फिर हम उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, पीत रस बनता कहाँ पे है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करेंगे। इसके बाद में बन गया, जब पीत रस बन गया तो ये कलेक्टेड कहाँ रहता है, संग्रहित कहाँ पे रहता है, इसका कलेक्शन कहाँ पे रहता है, संग्रहण कहाँ पे होता है, वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो पीत रस होता है इसका कलर कैसा होता है, कलर की बात करेंगे। कलर के बाद में हम पीएच की बात कर लेंगे। इस जो पीत रस होता है, बाइल जूस होता है, इसकी पीएच कितनी होती है, और मैक्सिमम अमाउंट में पीत रस में या बाइल जूस में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे डाइजेस्टिक ऑर्गन क्या होता है,
भोजन को पचाने वाला ऑर्गन क्या होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कलर किसकी वजह से होता है, कौन से वर्णक इसमें पाए जाते हैं। तो वर्णक या जिसको पिगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसी इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन, तो ये किससे मिलकर कहाँ पे इसका निर्माण होता है, लीवर या यकृत में इसका निर्माण होता है। कहाँ पे निर्माण होता है, यकृत में निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, विटामिन ए भी यकृत में रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें इसका संग्रहण कहाँ होता है, तो गोल ब्लैडर या पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है। पीत रस का संग्रहण या कलेक्शन कहाँ पे होता है, पित्ताशय या गोल ब्लैडर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उनमें इनका कलेक्शन रहता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, गोल ब्लैडर या पित्ताशय में इनका कलेक्शन रहता है। बनते कहाँ है, लीवर में, और संग्रहित कहाँ रहते हैं, पित्ताशय में। बात करें कलर की, तो इनका हरा और पीला कलर होता है। हरा, हरे और पीले का मिक्सचर होता है, तो हरा पीला लिख लो। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें पीएच की, तो पीएच इसकी होती है 7.8 होती है, यानी कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, 7 से ऊपर जब हम जाएंगे, 7 से कम एसिडिक, ऊपर जाएं तो क्या होता है, 7 पे न्यूट्रल, और 7 से ज्यादा होने पर वो बेसिक नेचर का हो जाता है। अब बात करें मैक्सिमम अमाउंट में इसमें क्या पाया जाता है, तो मैक्सिमम अमाउंट में इसमें वाटर या पानी पाया जाता है। और कितना परसेंट पाया जाता है, करीबन करीबन 92% इसमें, इस जूस में वाटर पाया जाता है। अब हम बात करें डाइजेस्टिक ऑर्गन क्या होता है। डाइजेस्टिक ऑर्गन की बात करें हम पीत रस में, तो इसमें पाचक एंजाइम पाया ही नहीं जाता, यहाँ पे पाचन होता नहीं है। तो ये चीज लिख लीजिए, पाचक पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। जो बाइल जूस होता है उसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे काफी बार पूछ ली जाएगी कि बाइल जूस में डाइजेस्टिक ऑर्गन या पाचक अंग कौन सा होता है। ठीक है, पाचक अंग कौन सा होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी पाचक अंग इसमें नहीं पाया जाता। अब हम बात करें पिगमेंट या वर्णक की बात करें, तो इसमें दो तरीके के पिगमेंट या वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से दो तरीके के पिगमेंट और वर्णक पाए जाते हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बाइल जूस है, इसमें दो तरीके के वर्णक जो कलर को प्रमोट करते हैं वो पाए जाते हैं। पिगमेंट की बात करें, वो यहाँ पे लिख भी लीजिए, आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिए, पिगमेंट या वर्णक बोलते हैं जिसको। ठीक है, पहला होता है विली रूबिन, और दूसरा होता है विली वर्डिन। क्या होता है, विली रूबिन, एंड दूसरा होता है विली वर्डिन। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा वेस्ट होता है, मल होता है, उसका रंग पीला होता है, और उसके पीछे किसका हाथ होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं, जो ये वर्णक होते हैं विली रूबिन और विली वर्डिन की वजह से मल का कलर होता है, रंग पीला होता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो यहाँ पे हमने बात कर ली कि पीला रंग तो विली वर्डिन और विली रूबिन की वजह से होता है, लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टार मार्क करके लिखिए, कि जो उसमें गंध आती है, जो उससे बदबू आती है मल से, वो किसकी वजह से आती है, तो मल में गंध इंडोल और क्रिशोल
की वजह से आती है। ठीक है, किसकी वजह से आती है? इंडोल व क्रिशोल की वजह से आती है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडोल और क्रिशोल के कारण कारण आती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे में इसी सीरीज को हम बात करें बाइल जूस के बारे में, पीत रस के बारे में। एक लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसका कार्य क्या है। ये इसमें जब कोई डाइजेस्टिंग ऑर्गन नहीं पाया जाता तो पीत रस या बाइल जूस का काम क्या है, करता क्या है। तो उसकी बात करें तो भोजन के नेचर को, भोजन को क्या करता है? बेसिक नेचर का बनाने का कार्य करता है। भोजन को क्षारीय क्षारीय बनाना इसका कार्य है। बनाना, भोजन की जो नेचर है उसको क्षारीय बनाना इसका कार्य है। क्षारीय को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, सही से नहीं लिखा गया है तो चलिए इसको दोबारा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्षारीय बनाना या बेसिक नेचर का बनाना इसका कार्य है। किसका कार्य है? बाइल जूस या पीत रस का काम क्या है? भोजन के नेचर को, भोजन के कोर जो नेचर होता है उसको क्षारीय बनाना इसका कार्य होता है। एसिडिक हमने देख लिया था स्टमक में, जब उसमें डाइल्यूट HCl मिलता है वो एसिडिक नेचर का होता है और भोजन का जो नेचर होता है वो एसिडिक बना देता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात करी अभी तक किसकी? हमने बात करी पीत रस या बाइल जूस के बारे में कि उसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, संग्रहण पित्ताशय में होता है, कलर हरा पीला होता है, पीएच 7.8 होती है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर पाया जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन होता नहीं है, वर्णक 2 पाया जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिसकी वजह से मल का रंग पीला होता है और मल की में गंध इंडोल व क्रिशोल के कारण आती है और भोजन को बेसिक नेचर का बनाना इसका कार्य होता है। ये चीज हमने स्टडी करी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अग्नाशय रस के बारे में। अग्नाशय रस के बारे में बात करें तो मैं इसके बारे में सबसे पहले ये बता देता हूं, इसका ये पाचन में बहुत ही सहायक ऑर्गन होता है, बहुत ही सहायक जूस होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या है? पूर्ण पाचक। उपनाम उपनाम क्या है? पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ये डाइजेशन बहुत अच्छे से करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसमें भोजन की का प्रकार किस प्रकार का होता है, भोजन का टाइप कौन सा होता है उसकी चर्चा करें तो इसमें कायम प्रकार का भोजन, भोजन का प्रकार हमने देखा था। मुख्य गुहा में बालुअस टाइप का होता है भोजन, उसके बाद में हमने स्टमक में देखा और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भोजन का प्रकार यहाँ पे काइल टाइप का होता है। कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलरेडी ये 2-3 बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इसलिए भोजन का प्रकार ये जो पेनक्रिस जूस होता है क्या इस गृहिणी में या पेनक्रिस जूस में के टाइम पे कैसा होता है? तो काइल टाइप का होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। हमने 2 चीजें देखी, इसका उपनाम क्या होता है और भोजन का प्रकार किस तरीके का होता है, वो ये 2 चीजें हमने स्टडी करी। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेनक्रिस जूस में क्या क्या होता है। इसे बेसिकली देखो, हम स्टडी करें तो इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? देखो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें पाई जाती हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन और दूसरा हमारे पास होता है लाइपेज।
अब इनका कार्य क्या होता है, क्या रोल प्ले करते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ट्रिप्सिन की, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे लाइपेज की। ठीक है, तो ट्रिप्सिन के बारे में मैं बात करूं तो एक चीज ये है कि ये पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन करता है कि जो हमारे पेप्टोन है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो अमाशय है, अमाशय के अंदर जो पेप्सिन है, जो गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होता है, पेप्सिन, रेनिन और डाइल्यूट HCl, तो उसमें जो हमारे पास पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है स्टमक में, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। लेटर ऑन वही पेप्टोन यहाँ पे अकना से रस में, पेनक्रिस जूस में जब मिलते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही पेप्टोन जो पहले से जिनको जिन प्रोटीन्स को पेप्सिन ने पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में चेंज करा था, वो लेटर ऑन ट्रिप्सिन के साथ मिलकर पेप्टोन से एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं, और ये आधारभूत इकाई होती है प्रोटीन की। एमिनो एसिड किसकी इकाई होती है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, ये 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हम ऑलरेडी इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। फर्दर हम बात करते हैं लाइपेज के बारे में। तो लाइपेज के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में हमारे फैट का इंटेक लेते हैं उसको किस में चेंज कर देता है, फैट को फैटी एसिड, फैटी एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट को चेंज कर देता है। ठीक है, ये इनका कार्य है। इस तरीके से यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन कर दिया, और फैट का पाचन किसने करा, लाइपेज ने पाचन कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन और फैट दोनों का पाचन हो गया है। ठीक है, अब देखिए हमने मल की बात कर ली थी, अब हम मूत्र की भी बात कर लेते हैं। उसमें गंध और कलर किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखिएगा। ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ। देखिए, मूत्र की बात करें, मूत्र की बात करें तो इसमें जो कलर होता है, कलर होता है वो बेसिकली यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। और जो इसमें गंध आती है, जो इससे स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है, स्मेल डायरेक्टली ऐसे पेशाब की या जो मूत्र होता है उसकी अपनी स्मेल नहीं होती। जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो इसमें स्मेल जनरेट होती है। इस तो किसकी वजह से आती है, यूरोनोइड की वजह से आती है। ये आप याद रखिएगा कि मूत्र में जो कलर होता है वो होता है यूरोक्रोम की वजह से, और जो स्मेल आती है वो यूरोनोइड की वजह से आती है। ठीक है, ये होपफुली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं जो भोजन है। अब ग्रहणी से आगे जाता है छोटी आंत में, तो हम छोटी आंत के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब इनके दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, छोटी आंत, छोटी आंत या स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखिए, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, वो चीज समझने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, इसको बोलते हैं इलियम बोलते हैं, और इलियम और जीलियम मिलकर आपस में
देखिए, ये बात करें एलियन की, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? एलियन या स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो इसकी बेसिकली लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वो होती है 6.1 मीटर। हमारे बहुत सारे लोगों की तो हाइट भी नहीं होती, उससे ज्यादा लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मतलब ऐसे बहुत ऐसे से वो बनी पड़ी रहती है, ऐसे से सिमटी हुई पड़ी रहती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी हमारे पास आंत भी होती है। तो देखिए, ये आकार में ऐसे ऐसे लहरेदार में होती है, तो मतलब वो एकदम से ऐसे ऐसे होती है, तो एरिया बहुत कम कवर करती है। एरिया कवर करने की वजह से इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आकार में ये छोटी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। आकार में कैसी होती है? छोटी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। अब हम आगे बात करें, ये तो बेसिक चीज हो गई कि छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है और उसका आकार कैसा होता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो हमारे शरीर का मैक्सिमम पाचन का कार्य है वो एलियम या छोटी आंत के द्वारा ही करा जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके दो मेजर कार्य हैं, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सर्वाधिक पाचन यहीं पे होता है, जो मैक्सिमम पाचन का कार्य है, सर्वाधिक पाचन व डाइजेशन, सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण होता है, वो यहीं पे होता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स के बारे में, जो दोनों मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, पाचन और अवशोषण, दोनों के बारे में 1 बाय 1 हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन की। पाचन की बात करें तो इससे रिलेटेड ग्लैंड वगैरह कौन सी होती है जो पाचन में सहायक होती है? भोजन के पाचन में इलियम में सहायक होती है। उस पॉइंट की हम यहाँ पे, उस ग्रंथि की हम बात करेंगे। तो इस ग्रंथि की यदि हम बात करें, संबंधित ग्रंथि की हम बात करें, तो ब्रूनर्स ग्लैंड यहाँ पे होती है। कौन सी होती है? देखिए, मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन कर देता हूं। संबंधित रिलेटेड ग्रंथि कौन सी होती है? संबंधित ग्रंथि की हम बात करें तो इससे रिलेटेड ग्रंथि होती है ब्रूनरस ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। तो लिखिए, ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में हम बात करें, इसके बारे में हम देखो अब डिटेल में बात करेंगे। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो रिलीज करती है वो इंटेस्टाइन जूस या आंत रस का स्रावण करती है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम इसके बारे में, ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि ये किसको रिलीज करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा जूस रिलीज करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो आंत रस का श्रावण करती है। किसको रिलीज करती है? आंत रस या इंटेस्टाइन जूस रिलीज करती है, जो कि पाचन में बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले करता है। कौन प्ले करता है? आंत रस होता है, वो इंटेस्टाइन जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भोजन के पाचन में। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके देखो आगे मैं बताऊं तो बेसिकली ये पर डे का जो आंत रस है, बेसिकली हमारे बॉडी में कितना अमाउंट रिलीज करता है? करीबन करीबन 2 लीटर पर डे का रिलीज करता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, इतना जूस रिलीज होता है, तभी जाकर हमारा जो भोजन है वो पच पाता है। अब आंत रस की हम बात करें तो इसमें
इसके पांच इसके अहम पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से अहम पार्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, वन बाय वन हम उनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है इरप्सिन, ठीक है। कौन सा होता है? इरप्सिन होता है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट की हम चर्चा करें, सेकेंड हमारे पास होता है लाइपेज। लाइपेज के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। फिर हमारे पास होता है सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है। फिर हमारे जो इंटेस्टाइन जूस रिलीज करता है वो करता है माल्टोज, माल्टोज हो गया। एंड लास्ट हमारे पास में होता है क्या? लैक्टोज होता है। आप लोगों ने इनके नाम श्योरली सुने होंगे, तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इरप्सिन की, जो इंटेस्टाइन जूस रिलीज करता है, तो उसकी बात करें तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन होते हैं पेप्सिन ने जिनको कन्वर्ट कर दिया है, और जो अब फिर भी बच गए हैं उन शेष प्रोटीन को, बचे हुए प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। प्रोटीन इन केस कहीं पे भी बच गए हैं तो उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? वो करता है इरप्सिन। जो उस बचे हुए प्रोटीन हैं जो पेप्सिन नहीं कर पाया, ट्रिप्सिन जिनको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाया, जिनका पाचन नहीं कर पाया, उनका पाचन करने का कार्य करता है इरप्सिन। इरप्सिन जो बचे हुए प्रोटीन है उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, प्रोटीन का काम हो गया। अब आता है हमारे पास लाइपेज। लाइपेज हमारे पास हमने लास्ट में भी देखा था जब हम ग्रहणी के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें अग्नाशय जूस, पेनक्रीज जूस में हमने बात करी थी लाइपेज की। तो लाइपेज क्या करता है? बेसिकली जो फैट होती है, क्या होती है? फैट का पाचन करने में सहायक होता है, और फैट को किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्रोटीन का भी पाचन हो गया, फैट का भी पाचन हो गया। अब बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज बेसिकली क्या करता है, कैसे कार्य करता है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सुक्रोज का बेसिकली मैं बताऊं तो ये टूटकर, सुक्रोज अपने छोटे अणुओं में टूटता है और किसमें कन्वर्ट होता है? सुक्रोज होता है C12H22O11 होता है। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है जो किसमें टूटता है? ये बेसिकली फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। सुक्रोज के यहाँ पे सुक्रोज क्या कार्य करता है? जो सुक्रोज होता है उसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देने का कार्य करता है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज कैसे कार्य करता है? तो माल्टोज होता है वो किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज बेसिकली चीजों को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये लिख लीजिए, माल्टोज लेटर ऑन किस में चेंज करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? एक चेन रिएक्शन होती है जिसके थ्रू ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेक्टोज की। लेक्टोज आपका नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, ठीक है। लेक्टोज होता है लेक्टोज बेसिकली क्या काम करता है? लेक्टोज बेसिकली चीजों को दूध से रिलेटेड होता है, और ये किस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है? लेक्टोज ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में कन्वर्ट काम करने का कार्य करता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये थी हमारी छोटी आंत, जिसमें हमने देखा कि पाचन किस हिसाब से होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि छोटी आंत बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन या एलियम है वो लेंथ में, आकार में छोटी होती है, और इसकी लेंथ
करीबन 6.1 मीटर होती है। यहाँ पे सर मैक्सिमम अमाउंट में पाचन होता है और मैक्सिमम अमाउंट में अब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है। ठीक है, मैंने लेटर ऑन आपको बताया कि पाचन में सहायक ग्रंथि कौन सी होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड होती है और किसको रिलीज करती है, क्या कितने कितने टाइप के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करी। अब हमारा एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था और हमारा पॉइंट रह क्या गया था उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं उससे पहले। देखिए यहाँ पे हमारे पास सर्वाधिक पाचन की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक अवशोषण। दो कार्य करता है छोटी आंत या इलियम, दो कार्य करने में सहायक होती है। पहला है सर्वाधिक पाचन और दूसरा है सर्वाधिक अवशोषण। बात करें अवशोषण की, तो अवशोषण किस तरीके से होता है उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए पदार्थों का ब्लड में मिलना, ठीक है, ब्लड में मिलना ही क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये चीज लिखिए, पदार्थों का, पदार्थ कौन कौन से हैं उनकी भी बात करेंगे। पदार्थों का ब्लड में मिलना, ब्लड में मिलना, ठीक है। आगे हम बात करें कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो हमारे पास फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें सेकेंड पॉइंट, इससे रिलेटेड अंग कौन सा होता है, ऑर्गन कौन सा होता है, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अवशोषण में जो भोजन का अवशोषण करने में सहायक होता है। तो संबंधित अंग की बात करें, संबंधित ऑर्गन या अंग की बात करें तो वो होता है विली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हमने छोटी आंत के बारे में बात करी, इसमें हमने ये देखा कि सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण इसी में होता है। फिर हमने सर्वाधिक अवशोषण वाले जो पाचन होता है उसमें कौन सी सहायक ग्रंथि होती है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं उनकी बात करी। उसके बाद में हमने अवशोषण की बात करी कि कैसे अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस करी। छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिटेल में जाना कि कैसे ये कार्य करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। देखो हमने स्टार्ट करा था ग्रहणी से, ग्रहणी को हमने डिटेल में समझा, फिर हमने छोटी आंत को डिटेल में समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे और लेटर ऑन हम स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम में किडनी के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स के साथ में, जिससे आप लोग अपने बॉडी के बारे में जान पाओगे कि कौन सा कलर किसकी वजह से होता है, स्मेल किसकी वजह से आती है, कैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है बॉडी का वो वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। देखो ये एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो या नहीं करो, लेकिन इन जनरल भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे कार्य करती है, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रेगुलरली कार्य कर रहे हैं और हमारे जो भोजन का इंटेक हम लेते हैं उसको पचाने में सहायक होते हैं और हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है उसको बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।